नमस्कार। आज हम रिबेका यूरस की नई किताब ऑनिक्स स्टॉर्म पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये एम्पेरिन सीरीज की तीसरी किताब है, फोर्थ विंग और आयरन फ्लेम के बाद आई है। और जो रिव्यूज और विश्लेषण हमने देखे हैं वो बता रहे हैं कि ये शायद सीरीज की सबसे ज्यादा भावनात्मक और शायद हिंसक किताब भी है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या खास है। बिल्कुल। और जो बात इन विश्लेषणों में बार बार सामने आ रही है वो ये है कि कैसे बाहरी लड़ाइयां, मतलब युद्ध, राजनीति, वो किरदारों के अंदर के तूफान से जुड़ी हुई हैं। ये सिर्फ तलवारों और ड्रैगन्स की कहानी नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है इसमें। हाँ, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो शायद वायलेट सोरेंगेल खुद है। पता चलता है कि वो पहली किताब वाली अनुभवीहीन कैरेट अब नहीं रही। उसका शरीर तो खैर युद्ध और मुश्किलों से टूट चुका है, लेकिन कहा जा रहा है कि उसका इरादा वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गया है। पर साथ ही वो अपराध बोध, दुख और लीडरशिप के बोझ तले भी दबी हुई है। हाँ, और ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि कई विश्लेषण इसी अंदरूनी कश्मकश पर फोकस करते हैं। ये सिर्फ शारीरिक ताकत की परीक्षा नहीं रह गई है अब ये एक बहुत गहरा मानसिक और नैतिक संघर्ष बन गया है। वायलेट को ना सिर्फ बाहरी दुश्मनों से निपटना है, बल्कि अपने अंदर के दर्द और जिम्मेदारियों के बीच एक संतुलन बनाना है। उसका विकास सिर्फ ताकत पाने में नहीं है, बल्कि उस ताकत की नैतिक कीमत समझने में है, ऐसा लगता है। और ये जो अंदरूनी संघर्ष है, ये सिर्फ वायलेट तक ही तो सीमित नहीं है, है ना? हमने पढ़ा है कि ड्रैगन्स भी, जैसे टैरन और एंड्रिना, अब ज्यादा एक्टिव हैं और उनकी अपनी वफादारियां और अपने एजेंडाज हैं। वॉर कॉलेज, जो कभी लगता था कि एक सुरक्षित जगह है, अब वो साजिशों का अड्डा बन गया है। डेन जैसे किरदार है, नेव का नेतृत्व है, उनके बीच तनाव साफ दिख रहा है। सेगा, बिल्कुल। स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं कि असली खतरा शायद बाहरी वैलन से उतना नहीं है जितना सिस्टम के अंदर जो धोखा और राजनीतिक खींचतान चल रही है उससे है। और यही तनाव वायलेट और जेडन के रिश्ते में भी साफ नजर आता है। विश्लेषण बताते हैं कि उनका रिश्ता तो लगातार कसौटी पर है, टूटता है फिर जुड़ता है, और जेडन का जो पिछला विश्वासघात था, उसका अपराध बोध, वो लगातार उनके बीच बना रहता है। तो ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये भरोसे को फिर से बनाने की एक बहुत ही उलझी हुई और दर्दनाक लड़ाई है। हाँ, तो ये किताब सिर्फ एक फैंटेसी एडवेंचर नहीं है। कई गंभीर विषय यहाँ उभर कर आ रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा शक्ति का सही इस्तेमाल, उसकी नैतिकता, भरोसा बनाम अस्तित्व की लड़ाई, युद्ध की क्रूरता के बीच पनपता हुआ प्यार, और एक थीम जो बार बार आ रही है वो है नारी रोष और उसका लचीलापन। वायलेट का किरदार कई मायनों में आज की नारी के गुस्से और उसकी सहन शक्ति का प्रतीक जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और अगर हम लेखिका रेबेका यारोस को देखें, जो खुद एक सैन्यकर्मी की पत्नी है, तो ये समझ आता है कि वो ट्रॉमा, पीटीएसडी, मतलब किसी बड़े सदमे के बाद का तनाव, और भावनात्मक मजबूती जैसे विषयों को इतनी संवेदनशीलता से क्यों लिख पाती हैं। कई विश्लेषण उनके लिखने के तरीके को सिनेमैटिक बताते हैं, काव्यात्मक भी, लेकिन साथ ही बहुत खरा, एकदम रॉ, जैसे हर पन्ने पर आग और आंसू वो एक साथ महसूस हों। और वो वायलेट के जरिए गुस्से और लचीलेपन जैसी भावनाओं को एक बड़े एक पौराणिक कैनवस पर दिखाती हैं। तो कुल मिलाकर इन सारे विश्लेषणों से ऑनिक्स स्टॉर्म के बारे में क्या समझ आ रहा है? शायद यही कि असली ताकत टूटने के बाद दोबारा उठ खड़े होने में है। ये सिर्फ बाहरी जीत के बारे में नहीं है, बल्कि अंदरूनी घावों के साथ जीने और लड़ने की कहानी है। यहाँ तक कि कुछ विश्लेषण ड्रैगन्स को हमारी दबी हुई भावनाओं, खासकर गुस्से का प्रतीक भी मान रहे हैं। तो ये एक ऐसी किताब लगती है जो पढ़ने वालों को भावनात्मक रूप से झकझोर देगी। हाँ, और ये हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर सोचने के लिए छोड़ देती है कि जब भरोसे की हर दीवार गिर रही हो, जब बाहर की दुनिया में और मन के अंदर दोनों जगह तूफान मचा हो, तब असल शक्ति का मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ लड़ने की क्षमता है, या फिर उस दर्द और अनिश्चितता के साथ भी वो नैतिक रूप से सही रास्ता चुनने की हिम्मत? शायद ये वो सवाल है जिस पर पाठक किताब खत्म करने के बाद भी सोचते रहेंगे।